आज का दिन विक्रांत विश्वविद्यालय के लिए ऐतिहासिक दिवस होगा, जबकि भारतवर्ष में राम राज्य की कल्पना लिए समूचा जीवन अर्पित करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन एवं न्याय के लिए ही धर्म युद्ध कर रावण का वध करने वाले प्रभु श्री राम की विजयदशमी का पर्व संपूर्ण देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसी न्याय दिवस पर अत्यंत गौरवपूर्ण संयोग है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति, चंबल की धरती पुत्र, मध्य प्रदेश के गौरव के रूप में जाने जाने वाले सभी के प्रेरणा के स्रोत माननीय श्री जितेंद्र कुमार माहेश्वरी साहब हमारे छात्रों के बीच विधि एवं विधायी संवाद हेतु मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारत की संसदीय प्रणाली एवं विधायी कार्यों के मर्मज्ञ, मध्य प्रदेश एवं भारत सरकार के अनेक विभागों में मंत्री रहे तथा वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के मृदुभाषी, यशस्वी एवं संवेदनशील अध्यक्ष विक्रांत के ऊपर जिनका सदैव आशीष का हाथ रहा, मध्य प्रदेश के गौरव माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, मैं भविष्य के महत्वाकांक्षी मानव संसाधन के रूप में समक्ष में अनुशासित रूप से आपसे संवाद करने के उत्सुक युवा विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय के समस्त पदाधिकारियों, अधिकारियों, विद्वान शिक्षक गणों एवं हमारे क्षेत्र के विद्वान अधिवक्ता गणों, न्यायाधीश गणों सहित समस्त समुदाय की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं एवं वंदन करता हूं। साथ ही मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी गरिमा में उपस्थिति देते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्याय के पर्यायवाची के रूप में अपनी पहचान बना चुके माननीय न्यायमूर्ति श्री GS अहलूवालिया साहब, माननीय न्यायमूर्ति श्री DD बंसल साहब, माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक जैन साहब, माननीय न्यायमूर्ति श्री हृदय जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल वर्मा साहब का भी आप सभी की ओर से मैं अभिवादन करता हूं। अत्यंत गौरवान्वित महसूस करते हुए मैं समक्ष में विराजमान समस्त सम्माननीय न्यायाधीश गणों, अधिवक्ता गणों एवं उपस्थित गणमान्य नागरिकों का भी मैं विक्रांत विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हे मानव श्रेष्ठ द्वय, न्यायिक स्वाधीनता किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होती है। भारतीय संविधान के प्रावधानों का उद्गम भारतीय न्याय दर्शन, धर्मशास्त्रों और पौराणिक परंपराओं में गहराई से निहित है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य के स्मृति, महाभारत, रामायण और अर्थशास्त्र में न्याय को धर्म का प्रतीक माना गया है, जहां न्यायाधीश को धर्मस्थ कहा गया। मुझे यह कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि आपने मनुस्मृति के निष्पक्षता के सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि न्यायाधीश को धर्म विवेक से निर्णय लेना चाहिए, ना कि स्वेच्छा से, तथा विदुर नीति के अनुसार आधुनिक भारत के संविधान के रक्षक के रूप में अपने आप को धर्मस्थ के रूप में स्थापित कर चंबल की माटी को गौरवान्वित किया है। आपके द्वारा उत्तरदायित्व, विवेक और लोकधर्मी दृष्टिकोण का संयोजन करते हुए अनेक न्यायिक निर्णय दिए गए, जिनसे हम सभी गर्व की अनुभूति महसूस करते हैं। महोदय, आज के संवाद की विषय वस्तु संवैधानिक मूल्य एवं सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका में आपके श्रीमुख से होने वाले व्याख्यान व परिचर्चा हेतु हम सभी अत्यंत व्याकुल हैं। यदि हम भारतीय लोकतंत्र की नींव पर नजर डालें तो न्यायपालिका और विधायिका दोनों ही अटूट संबंध हैं। भारतीय संविधान, जो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ने शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को अपनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप विधायिका द्वारा जनता के प्रतिनिधियों की आम राय के अनुसार तथा आवश्यकता के अनुसार नवीन कानून बनाए जाते हैं एवं पुराने कानूनों में संशोधन भी किए जाते हैं, जिनको लागू करने का उत्तरदायित्व न्यायपालिका का होता है। परंतु फिर भी केशवानंद भारती मामले में न्यायपालिका द्वारा संविधान की मूल संरचना को अक्षुण्ण रखते हुए विधायिका के कार्यों की भी जांच का अधिकार प्रदान किया। यह
विश्व में केवल हमारे संविधान के सौंदर्य के कारण ही संभव हो सका, अन्यथा अनेकों राष्ट्रों में अराजकता की स्थिति उनके कमजोर संविधान के कारण ही निर्मित होती रही है। इसी सौंदर्य के कारण हमें अपने संविधान पर गर्व है। वर्तमान में 3 प्रमुख परिवर्तन: न्याय की देवी की आंखों से पट्टी का खुलना, न्याय की देवी के हाथ में तलवार के स्थान पर संविधान देना, देवी की पश्चिमी वेशभूषा के स्थान पर भारतीय परंपरागत वेशभूषा लाना, ये न्यायपालिका में भारत के स्व के आगमन की आहट है एवं सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का अद्वितीय उदाहरण है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपके द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति के रूप में भी अनेकों ऐसे निर्णय पारित किए गए जो कि भारतीय न्याय व्यवस्था हेतु सीमा चिन्ह साबित हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति के रूप में आपके द्वारा विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना, सिक्किम उच्च न्यायालय के रूप में बिना उचित कारण के भूजल निकासी को अनुचित ठहराना एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ग्राम न्यायालयों की स्थापना किए जाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए जो कि भारतीय लोकतंत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। माननीय मुख्य अतिथि एवं माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम आपके प्रेरक दृष्टिकोण के साथ व्याख्यान तथा हमारे छात्र जो वर्तमान भविष्य के अधिवक्ता, न्यायाधीश और संविधान के रक्षक होंगे, इस मंच से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। आप दोनों इस बात के जीवंत उदाहरण हैं कि न्याय केवल न्यायालय में ही नहीं बल्कि प्रत्येक उस हृदय में गूंजना चाहिए जो सत्य और निष्पक्षता की आकांक्षा रखता है। अंत में मैं समूचे विक्रांत समूह की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं एवं आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपने व्यस्ततम समय से कुछ क्षण निकालकर युवा भारत को प्रेरित करने की स्वीकृति देते हुए अपनी गरिमा में उपस्थिति दी तथा विक्रांत विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक दिवस होने का गौरव प्रदान किया। आपके करकमलों द्वारा आज नवनिर्मित चरक भवन का उद्घाटन किया गया जो कि विक्रांत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। पुनः उपस्थित समस्त समुदाय के प्रति आभार प्रकट करते हुए, अभिनंदन प्रकट करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय भारत, जय संविधान। जोरदार तालियां माननीय कुलाधिपति जी। और इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा विक्रांत विश्वविद्यालय की माननीय कुल सचिव महोदया से कि कृपया वे मंच पर आएं और आज के इस कार्यक्रम की थीम अर्थात विषय के बारे में हम सभी को अवगत कराएं। माननीय कुल सचिव महोदया श्रीमती ऋचा वर्मा जी, जोरदार तालियां। A very good morning to one and all. Honorable Mr. Justice J.K. Maheshwari, Judge, Supreme Court of India, our esteemed chief guest and keynote speaker of today's session. Honorable Naren Singh Tomar Sirji, the Speaker of Madhya Pradesh Vidhan Sabha, who presides over today's function. Our guest of honors, Honorable Mr. Justice G.S. Ahluwalia, Honorable Mr. Justice D.D. Bansal, Honorable Mr. Justice Anil Verma ji, Honorable Mr. Justice Hridesh Srivastav, and Honorable Mr. Justice Mr. Vivek Jain. Honored judges, respected legal professionals, faculty members, learned officers, and my dear students. On behalf of Vikrant University, it is my distinct honor and privilege to welcome you all to this crucial judicial conclave. We are gathered here today to delve into the theme that lies at the very heart of our nation's identity, constitutional values, and the role of Supreme Court. The bedrock of our great nation, the world's largest and most vibrant democracy, is our magnificent Constitution. It meticulously architects our governance through three great pillars: the legislature, the executive, and the judiciary. Our founding fathers, in their profound wisdom, ensured that these three bodies operate independently, creating a robust system
of checks and balances. It is this very independence, this diffusion of power that acts as a bulwark for our democracy, ensuring stability and preventing the kind of mass unrest that can rise when power is concentrated unchecked. The operational synergy is clear. The Parliament, representing the will of the people, brings forth laws and constitutional amendments. The executive body is tasked with the vital work of implementing these laws, and the judiciary, our ultimate guardian, sees to its compliance, ensuring that every act is in harmony with our constitutional principles. Today's session aims to explore the profound role of our judiciary, particularly the Supreme Court, in this grand design. The court's function is not merely to interpret the letter of the law, it is to uphold its spirit. When a new law is challenged, the Supreme Court dives deep into the ethos of our Constitution, weighing the law against the timeless values enshrined in our preamble. It examines whether a law is being followed in the right spirit, even when specific clauses may be silent. At the core of every judgment, every deliberation, lies the Supreme Court's sacred duty to protect the fundamental rights of every single citizen. It stands as a sentinel, ever vigilant, ensuring that justice, liberty, equality, and fraternity prevail. This is the guiding light for our judiciary as it navigates the complexities of our society, all under the framework of the world's most detailed constitution with its 448 articles. Looking at the brilliant minds gathered here today, from our aspiring law students to seasoned law officers and academics, I'm certain that a meaningful, insightful, and enriching discussion is inevitable. The relevance of this dialogue cannot be overstated, as understanding our constitutional values is the first step towards strengthening them for generations to come. With that, I once again extend a warm welcome to our honored guests and to all of you. I look forward to a profound learning and reflection. Thank you and Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम रजिस्ट्रार। और निश्चित ही आज का ये विषय, इस संवाद का संवैधानिक मूल्य और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, बहुत ही रोचक विषय है और निश्चित ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेगा। मैं इसी क्रम में ये बताना चाहूँगा कि इस अवसर को और अधिक गौरवान्वित करने के लिए भारत सरकार के विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने भी आने हेतु अपनी सहमति प्रदान की थी, किंतु कुछ व्यवस्थाओं के चलते वे आज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, परंतु उन्होंने अपना शुभकामना संदेश विश्वविद्यालय को प्रेषित किया है। मैं इसके वाचन के लिए विधि संकाय की छात्रा सृष्टि बैस से आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर आएं और उनके संदेश का वाचन करें। जोरदार तालियां सृष्टि बैस के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा विजयदशमी के दिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी के मुख्य आतिथ्य एवं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की अध्यक्षता में विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों, अधिवक्ताओं, विधि एवं विधेय संबंधित प्रतिनिधियों आदि को देश की न्याय व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक बनाने हेतु विधि संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस अद्भुत संगमयुक्त कार्यक्रम, जिसमें भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण अंगों न्यायपालिका एवं विधायिका, जो कि भारतीय न्याय व्यवस्था व लोकतांत्रिक अधिकारों के रक्षक हैं, के विभिन्न पहलुओं पर छात्रों से सीधा संवाद कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने व अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए
माननीय न्यायाधिपति श्री जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का आभार व्यक्त करते हुए प्रशंसा जाहिर करता हूं। साथ ही इस अवसर पर विक्रांत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की जा रही स्मारिका एवं इस अनूठे प्रयास के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सृष्टि। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज गर्वित ग्वालियर की अनुभूति से ओतप्रोत विक्रांत विश्वविद्यालय, समूचे विक्रांत विश्वविद्यालय के लिए ये अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारे समक्ष ग्वालियर की धरती पर ही जन्मे विविध विधिक विषयों के विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध, अपने अत्यंत सरल व्यक्तित्व, विनम्रता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाने वाले, विशेष रूप से जबलपुर से चलकर आज इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए ऐसे महान व्यक्तित्व माननीय न्यायमूर्ति श्री GS औलियावालिया जी से आग्रह करूंगा, कृपया इस अवसर पर 2 शब्द कहकर विश्वविद्यालय को अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां माननीय न्यायमूर्ति। Honorable Shri Justice J.K. Maheshwari Sahab, Judge Supreme Court of India, Honorable Shri Narendra Singh Tomar Sahab, Speaker, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, my esteemed brothers, Shri Rathore Sahab, Chancellor, and the executive body of Vikrant University, my judicial officers, dignitaries present on the dais of the dais, dear students, print media, ladies and gentlemen. This is my first function in my judicial life, or as a judicial life includes my life as an advocate also, where the conference or the function is not for delivering judgment, delivering the lectures, but it is a dialogue between the speakers as well as the students. I have always encouraged such type of practices because whenever I go to chair any conference in our in-house training sessions, I always encourage my judicial officers that so far as the elementary law is concerned, everybody is aware of that. But let us keep the session open so that everybody can share their experiences as well as their problems. And I, with the help of my other participants, try to solve their difficulties. Mr. Rathore and Madam Registrar has said about the constitutional values. Although Constitution is the mother of all the laws, but the constitutional values should not remain confined in the book of Constitution of India. It should be reflected in our day-to-day working, day-to-day behavior. On a number of occasions, I have requested each and every citizen of this country that although fundamental rights are enforceable by law and fundamental duties are not, but in case if we start adhering to our fundamental duties, I think even without reading any single article of Constitution of India, we will be upholding the constitutional values of this country. For a simple example, I would like to give that we always talk about tidiness, cleanliness of a city, but we never talk about our duties, our contribution for keeping the city clean. We always talk about the duties of the corporation. We never talk about that it is our duty not to spread
litter on the road or the public place. If we start thinking the rights of the others and start working in the direction of maintaining our fundamental duties of others, I think we will be the first flag runners to uphold the constitutional values. So I would request, including myself, and I will keep myself ahead of everybody, that the basic purpose of this conference or function or the dialogues will be achieved in case if we decide that from today onwards we will try our level best. May not be 100%, but let us move in that direction. That instead of claiming our fundamental rights, we will try to uphold the fundamental rights of the others by sticking to the fundamental duties of ours. So far as the courts are concerned, everybody knows that state is the one of the biggest litigant. If everybody start functioning in accordance with law, as per his own understanding, that means without any prejudice or biases, then lot of persons, their rights, statutory rights as well as their constitutional rights will automatically get protected. So, what I would like to suggest to everybody, that these two words, constitutional values, has a very deep roots and values for a civilized society. And let us not make it as a part of a book, and let us take it out of the book and make it a part of our own life, so that not only we will be contributing a lot towards the civilized society as well as for protecting the rights of our fellow citizenships. Now, in the presence of Honorable Shri Justice J.K. Maheshwari Sahab and Shri Narendra Singh Tomar Sahab, I would not like to consume much of your time, क्योंकि ये कहते हैं कि सूरज को दिया दिखाना, शायद दिए दिखाने वाले को ही सोचना पड़ेगा कि क्या वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है. So I would not like to come between you and Honorable Shri Justice J.K. Maheshwari Sahab and Shri Narendra Singh Tomar Sahab, so that you can get the answers of your queries. And Tomar Sahab will also tell you about the views of our executive. Thank you. Jai Hind. इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित हम सभी को गौरवान्वित करने वाले न्यायमूर्ति माननीय जितेंद्र महेश्वरी जी, आदरणीय अहलवालिया साहब, आदरणीय बंसल जी, आदरणीय हृदय जी श्रीवास्तव, आदरणीय विवेक जैन साहब, आदरणीय अनिल वर्मा जी, कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु और विक्रांत यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति माननीय श्री राकेश सिंह राठौर जी, विक्रांत जी, इस अवसर को और गरिमा प्रदान करने के लिए सभागार में उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के सभी गणमान्य सज्जन, बहनें और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भाइयों बहनों और उपस्थित महानुभाव, आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष तीज त्योहारों का देश है और आज दशहरे का पावन पर्व है। पूरे देश में शक्ति पर्व के रूप में इसे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं भी इस अवसर पर आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर देना चाहता हूं। आज हम सबके आदर और श्रद्धा का केंद्र, जिनके योगदान के कारण मां भारती के पैरों में पड़ी हुई स्वतंत्रता की बेड़ियां कटी और देश को स्वतंत्रता मिली, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन है। मैं उनके चरणों में भी इस मौके पर नमन करना चाहता हूं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना चाहता हूं। ऐसे पवित्र दिन पर विक्रांत विश्वविद्यालय में जितेंद्र महेश्वरी जी की उपस्थिति में कुलाधिपति जी ने विधि संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया है। दिन और कार्यक्रम दोनों का योग और संयोग ऐसा है, इससे निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की महत्ता और बढ़ जाती है। विधि और संवाद, इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे सामने जितेंद्र महेश्वरी जी और उनके साथ अनेक न्यायमूर्तिगण उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति इस बात का परिचायक है कि यह कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है और वो इस कार्यक्रम के लिए निश्चित रूप से अधिकृत भी हैं, प्रश्न के लिए भी और जवाब देने के लिए भी और उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए भी। इसलिए इस कार्यक्रम में बहुत कोई लंबी बात की जाए, इसकी आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती। लेकिन कार्यक्रम है तो निश्चित रूप से मुझे कुछ कहना ही चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के महत्व को भी हृदयंगम करना चाहिए। इस लोकतंत्र के पीछे जो हमारे पूर्वजों की एक बड़ी यात्रा है, वह यात्रा भी हम सबके स्मरण में होनी ही चाहिए। आमतौर पर अगर हम यह सोचते हैं कि आज़ादी के लिए कोई नारे बने, आज़ादी के लिए कोई जुलूस निकला, कुछ लोगों ने जेल यात्राएं की और देश आज़ाद हो गया, मैं समझता हूं ऐसा नहीं है। समय समय पर विधि और संविधान, देश और लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए जो हमारे पूर्वजों की बलिदानी गाथा है, उसको भी स्मरण करते रहना चाहिए। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आज़ादी के पीछे जिन हमारे पूर्वजों की भूमिका रही, अगर उनके मन में
जरा सा भी स्वार्थ आ जाता, जरा सा भी अपना पराया आ जाता और थोड़ा सा भी उनके मन में आता कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे लेकिन आज़ादी का आनंद तो हम नहीं ले पाएंगे, तो शायद आज़ादी के लिए कुर्बानी नहीं होती, बलिदान नहीं होता और हमारे पूर्वजों के बलिदान के परिणाम स्वरूप ये लहू से सनी हुई महत्वपूर्ण आज़ादी हम लोगों को मिली है, महत्वपूर्ण संविधान हम लोगों को मिला है, महत्वपूर्ण लोकतंत्र हम लोगों को मिला है। और इसलिए इस लोकतंत्र की सिर्फ रक्षा ही नहीं करना, इसको अक्षुण्ण बनाए रखना हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। हमारे लोकतंत्र में संसद है, विधानसभाएं हैं, कार्यपालिकाएं हैं, न्यायपालिका है, पत्रकारिता है, ये सभी लोकतंत्र के घटक हैं। सबकी अपनी अपनी भूमिका है। सभी घटकों को शक्तिशाली बनाने से लोकतंत्र मजबूत होता है और लोकतंत्रात्मक ताकत बढ़ने से, गैर बराबरी समाप्त होने से देश आगे बढ़ता है। और जिस देश को विश्व गुरु बनाने की कल्पना हम सब लोग मन में संजोए रहते हैं, उसके पीछे निश्चित रूप से हर व्यक्ति के योगदान की आवश्यकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्रता तो हमें मिली, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात हमारे अनेक विद्वान मनीषियों ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो उस समय भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है और आने वाले कल में भी यह प्रासंगिक बना रहेगा। इतने बड़े देश में कई बार चूक होती है, कार्यपालिका से भी हो सकती है, संसद और विधानसभाओं से भी हो सकती है, लेकिन सबका भरोसा और सबका विश्वास हमारी देश की न्यायिक व्यवस्था पर है और हम इस पर गौरव कर सकते हैं। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि आज भी व्यक्ति कार्यपालिका से निराश हो सकता है, लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा रहती है, जब मैं न्याय के मंदिर में जाऊंगा तो इस देश का न्याय का मंदिर मुझे न्याय प्रदान करेगा। यह विश्वास आज प्रत्येक भारतीय के मन में निश्चित रूप से दृढ़ है। और जब न्यायपालिका की बात आती है तो न्यायपालिका के साथ भी पक्ष और विपक्ष वकील के रूप में होते हैं। स्वाभाविक रूप से हर वकील अपने मुवक्किल का पक्ष पूरी ताकत के साथ रखता है। एक पक्ष न्याय के पक्ष में होता है, एक पक्ष न्याय के पक्ष में नहीं भी होता है, लेकिन जो न्यायाधीश हैं उनको तर्कों के आधार पर न्याय करना होता है। और मैं समझता हूं अभी तक की जो हमारी न्यायपालिका की यात्रा रही है, उस यात्रा से हमारे देश में अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका की विश्वसनीयता और मजबूत हुई है। न्यायपालिका की भूमिका और मजबूत हो, इसके लिए आवश्यकता है कि अच्छे वकील हमारे समाज में खड़े हों। मैं समझता हूं देश के बहुत सारे विश्वविद्यालय, बहुत सारे महाविद्यालय विधि संकाय के छात्रों को अध्ययन करा रहे हैं, उनको डिग्री होगी और वो वकील बनकर निकलेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि जब विश्वविद्यालय में विधि संवाद जैसी कल्पना आवे और गांधी जी के जन्मदिन और दशहरे के पावन पर्व पर न्यायमूर्ति गणों की उपस्थिति में यह संवाद होवे, तो मैं समझता हूं ये वकीलों की गुणवत्ता बढ़ाने वाला एक ऐसा कदम होगा जो आने वाले कल में मील का पत्थर साबित होगा। हम सब भलीभांति जानते हैं कि हमारा देश
बड़ी आबादी वाला देश है। देश विकसित बने, देश विश्वगुरु बने, यह सबके मन में कल्पना रहती है। लेकिन हम सब को यह भी जानना आवश्यक है कि देश का सर्वांगीण विकास और देश विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब देश के हर व्यक्ति का योगदान होगा। एक संस्था है, उस संस्था में एक चपरासी भी काम करता है और उस संस्था में एक सर्वोच्च अधिकारी भी काम करता है। सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं, अपने अपने दायित्व हैं, लेकिन सर्वोच्च अधिकारी अपना दायित्व पूर्ण करता है और एक चपरासी अपना दायित्व ईमानदारी से पूर्ण करता है, तभी संस्था सर्वोच्चता के शिखर पर पहुंचती है। इसलिए किसी का भी योगदान कम नहीं, किसी का भी योगदान ज्यादा नहीं, सबका योगदान बराबरी से होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है, मैं प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करना चाहता हूं। जहां एक और प्रधानमंत्री जी राफेल को खरीदने का निर्णय करते हैं, वहीं इस देश की आधी आबादी के घर में शौचालय बनाकर, उसको आवास दिलाकर, उसको गैर बराबरी समाप्त करने का काम करते हैं। यह जो मन का न्याय है, यह जो मन का न्याय है, यही न्याय देश को सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचाने की यात्रा में एक बड़ा योगदान करता है। इसलिए हर छोटी से छोटी चीज को भी हम सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। विधि संवाद के इस पावन पर्व पर जो हमारे विद्यार्थी भाई और बहन यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं उन्हें यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आप वकील बनो, लेकिन मन में यह नहीं रहना चाहिए कि साधारण वकील बन के ही अपने दायित्व की इत्सरी कर ली। वकील बनो, अच्छे वकील बनो, साखदार वकील बनो। आपकी साख जनता में भी हो और आपकी साख न्यायपालिका में भी हो। अगर ऐसा चरित्र योग्य रूप से हम अपना निर्माण करेंगे तो हम अपना भी भला करेंगे, अपने परिवार का भी नाम रोशन करेंगे और जो क्षेत्र हमने कार्य क्षेत्र के लिए चुना है, उस क्षेत्र के प्रति भी निश्चित रूप से योगदान करने में हम लोग सफल होंगे। इस अच्छे और गरिमामयी कार्यक्रम की आयोजना, कल्पना और उसको मूर्त रूप देने के लिए राकेश राठौर जी और उनकी टीम ने जो प्रयत्न किया और हम सब लोगों को इस अवसर का साक्षी बनने का अवसर प्रदान किया, उनको मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप सबको पुनः दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली के पावन पर्व की भी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Exploring like never before our Temple of Justice. A beacon of justice and a steadfast guardian of the rule of law. This prestigious institution, with its grand column, it is the embodiment of the hopes and rights of over 1 billion people, protecting human rights. This is the Supreme Court of India. जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ विधानसभा, ब्रदर जस्टिस GS एलूवालिया, ब्रदर जस्टिस DD बंसल, ब्रदर जस्टिस अनिल वर्मा, ब्रदर जस्टिस सिद्धेश श्रीवास्तव एंड ब्रदर जस्टिस विवेक जैन, Honorable Judges of Madhya Pradesh High Court, Shri R.S. Rathore ji, Chancellor, dignitaries sitting on the dais,
including former judge of Madhya Pradesh, Sri B.K. Dubey ji, judges, principal district judges of various cities, districts, judges, advocates, academicians, administrative fraternity sitting here, dear students, gracious ladies and gentlemen. Prior to starting my address, I have to revert on certain issues. तोमर साहब ने अधिकारिता दे दी मुझे, एलूवालिया साहब बीच से निकल गए, राठौर साहब ने जिम्मेदारी छोड़ दी मेरे ऊपर। विषय है विधि संवाद। ये लेक्चर नहीं है, संवाद है। और इम्पोर्टेंट विषय है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आई वॉज लुकिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज and only classifying Supreme Court. I am a bit critical of myself. Anyway, topic is there, decided by everyone. I say something different. When I see the gathering of the vibrant young minds sitting in front of me, I look forward there in future administrators, future engineers, future doctors, future lawyers. Future politicians, future businessmen. I thought, why this constitutional values only circumscribe to Supreme Court or only to the High Court? My firm belief is that whatever you inherited from our forefathers after independence, it is your responsibility how you have to carry it forward, how you have to rest on the value of the Constitution. If you are not, how one can? So first we have to go by that. Having importance of the day of the 2nd October, birth anniversary, Mahatma Gandhi, Lal Bahadur Shastri, and Vijayadashmi, Dasahra. This is a festive to celebrate the triumph over a good over evil. We have to thought what they did. I will correlate to all these three. What they did. The connection is very simple. Gandhiji fight for truth and justice. Lal Bahadur Shastri's commitment to the freedom struggle and symbolization of Dasahra all remind us the pursuit of the righteousness is never ending. It is not a day only to celebrate this. It's a day to think. It's a day to imbibe. It's a day to carry forward. When we thought all this, who can give the right answer of this? The right answer lies with all students, the generation. So friends, this Constitution
values, Supreme Court's role, everything would depend on you. मैं चंबल का आदमी हूँ, एक कहावत है, जितना गुड़ घोलोगे उतना ही मीठा होगा. You know what is this? I take it in a different way. Our citizens, as much as educated, they know about their rights, duties and everything. As much as good advocates and every professionals would be of proficient in excellence, then only we can realize what our constitution says and how we can save it, how we can be a savior of it. And for that, I have one question in my mind. Why does this dialogue matter? Why? Is it a platform court? Everybody doesn't go court because two persons fights and two goes and their pleaders goes. Nobody. Then why this dialogue? What is the need of this dialogue? And that too on a very eminent topic, constitutional values and the role of the Supreme Court. So I have some questions which should I should pose to ourselves. I am not saying to yourself or anybody. It is on ourselves. I include you. My theme of this speak is, it is not you or I. We, and why we, I will explain, because of the Constitution. So I have some questions for ourselves. Why are we gathered here today to talk about the Constitution and its values? After all, isn't it something written 50 years ago, licked away in book, most of us rarely open? Why should be students, faculty from law, science, arts, commerce, or any other discipline, or the citizens pause to reflect on the Constitution today? And why this particular context does the role of Supreme Court assumes significance? Many of us go about our daily life without giving it much thought. We go about our lives scrolling through our phone, attend classes, engaging in research, teach, spend time with friends and gossips, and all while idea of this long complex document may often feel distant or even irrelevant. Yet, the truth is, it is the Constitution of India and quietly shapes almost everything we take for granted. It is every document that gives us freedom to speak our minds, practice our truth, choose our leaders, pursue education, and live with dignity. Whether you stand here as a faculty member, or a learner of law, or a student from any other discipline, the Constitution is your guide, your shield, and your promise with yourself. I always say, when I correlated this, embodiment 1, Mahatma Gandhi, Shastri, 2nd, and 3rd, Vijayadashmi. मेरी शुभकामनाएं सबको. But when I saw it, and when I think of Constitution, I always say, the Constitution is the Dharma Granth to maintain one rule of law. So it is a Dharma Granth to maintain the rule of law. I say this. Why I say so? When I see the mono of the Supreme Court, and I found a slogan therein, it is written, Yato Dharmas Tato Jaya. Yato Dharmas Tato Jaya. Where there is a Dharma and there is a Vijay on it.
there is a victory. Why? Why it's most relevant? Region is, it is a place where the values of the constitution are being interpreted. It's a place where the disputes, it may be of any nature, it is being discussed, argued, interpreted and decided in accordance with rule of law. So this is a, I say in this context, it's a dharma granth for rule of law. Why dharma granth and why comparing? Our life is embraced by our religion, how we develop from our sanskars. So why this constitution I compare it with this constitution? Our dharma granth radiate religious and moral values. Our constitution too radiates values, constitutional values. If the scriptures shows us a path of life, the constitution charts a way to live, which may be to build the strong federal nation. In that sense, the constitution is not just a legal document, but it is a dharma granth. By way of the same and applying the same, we can maintain the rule of law. Mr. Rajendra Prasad, former President of India, once said, after all, a constitution, like a machine, is a lifeless thing. It acquires life because of the men who control it and operate it. And India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them. This was said. What are those values and why we are talking about values? When I think of it, why this constitutional value is so paramount? What was the reason behind this same? I find an answer on one thing. Whenever this constitution was prepared, there was a deliberation. And this deliberation is scripted in the way of assembly debate, constituent assembly debates. When I go by this, sometime I go with some debates and some things. If you have a time, you go by debates, you will find an answer on every point. We find there was a topic, discussion of a topic, what the constitution of the other country says, you will find an answer how our generation nurtures here. What is the position of the society? How the society think of it? And whether by this, how we can maintain overall the values of our country. And for that, a document was required to be prepared. That was our constitution. I found when the Constitutional Assembly sat for a first time, it was 9th December 1946. Total period which was taken is of 2 years, 11 months and 18 days. Deliberations took place in 167 days. And when you see the deliberations, it was most diverse body ever assembled in our nation, comprising legal giants, philosophers, social reformers and freedom fighters representing caste, creed, economic strata, geography and legal mind. So when you find this, you find it gives the importance to this document
and therefore it got values. Dr. B.R. Ambedkar, while discussing on 25/11/1949, who was the chairman of this Constituent Assembly, he said, what does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity as the principles of life. These principles of liberty, equality, and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the every purpose of democracy. Liberty cannot be divorced from equality. Equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty, equality could not become a natural course of things. You will find why all this is. Answer: when the Constitution adopted, then thereafter it came into force on 26th of January 1950. Stop talking, guys. And on saying this, Granville Austin said for this Constitution, using the word social revolution through law. It's a social revolution through law. And finally, the Ambedkar, while delivering this, said that the Constitution is not a mere lawyer's document. Why I am asking with everyone sitting here, citizens even, it's not mere a lawyer's document, it is a vehicle of life, and its spirit is always spirit of ace. Friends, so please, I am reminding all of you how you aspire for our country, in what manner you have to aspire for this. Now we go, why I am saying this everything. When we go for preamble of the Constitution, you see how in what manner it is designed and drafted. It's really a very amazing. When I read again and again to this preamble, I find that the preamble is something we should read every day, as in every case when we see any of the provision of Article 302, even section, we read it again and again, we find answer different every time. So what I think about our preamble, I will just put in some words, reading with it. You see, the start is we, the people of India. It is not of yours and mine. So I said we, it's ourselves work. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India. This India has been constituted by you, this is not by anyone. You resolved to constitute India into a what? Sovereign, socialist, secular, democratic republic. Next is, then say liberty. What type of liberty you want? Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. And here you can relate with secular with worship. And here the word comes, liberty of thoughts, thought process, expression. You must have a liberty to express, belief, to whom you believe, faith and worship. And your faith must be a faith for the nation and for this democratic republic. Then third,
as I discussed the debate of Constituent Assembly, Mr. Ambedkar said, equality of status and opportunity, and to promote among them all. Among them all. I discussed the debates of that on that issue. And then finally, for what purpose we are doing this? This all is required for what purpose? The purpose is fraternity. And this fraternity assures the dignity of the individual and the unity and integrity of nation. Friends, here you have to understand this is a nation, this is a people's document, and it's your document. So, as such, in our Constituent Assembly of this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Friend, we say it's a Constitution, it's a lawyer's document, it's a judge's document, is it? No, it's you constituted it. It's you solemnly affirm, you solemnly resolve to adopt this, and your things was, all I have described, whatever is, then you adopted it, you give it to yourself, ourself, and that is constituents. Now, if we see this, we have our time constraints also, otherwise this topic is of a day topic. So, I am cutting everything, I am coming point to point. If we go for the preamble, and if we see preamble, I connected you how every citizen is connected. I have a story to say. I have one my friend in Hyderabad. He was a contractor. When I visited to his place, I found that he was having an original copy of the Constitution, and he shown me. When he saw me, he said, this is Constitution I do have. I put a question like you as we are discussing today. When you are completely a different personality, not connected with law or otherwise, why you have this Constitution? You know the answer which is given by that man was. That man is now 83, 84 years. What is the answer given by that man? No, sir. This is our Constitution. This is resolved by us and handed over to us. If a citizen do not have this copy at his home, how he can claim that I am an Indian citizen and I do follow something for our nation? He answered like this. On that day, I am telling you, my fragile mind was just wavering. What a man is thinking. I was aware of that man because he was having some contacts at that time. He came to me in some contacts as an advocate when I was. Since then I was having relations. I know he was a principled man. When he come in any of the case to me, I found that he is very principled. No sir, this we find, this is our right. We cannot want to claim more than that. But when I thought and heard him, I find that what a man who think for. Now I am coming on a different topic because time is running. And Rathore Sahab has put a responsibility on me. Mister, you are coming from Supreme Court. You have to explain for constitutional values what is the responsibility and what is role is being discharged by the Supreme Court. Please explain. Said, yes, I will do it. As much as what I can do, because we take the oath. जितना हमने सीखा है, लर्न किया है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, तदनुसार मैं आपको बताऊंगा. And I am telling you only on that basis. I am not saying much more. I remember
that first I will tell you, then immediate after adopting of this constitution, immediate after 2 days, the Supreme Court got established. You know this, there is a provision, Federal Court to Supreme Court. If even after adopting this constitution, you have not established Supreme Court, you can't do. On 28th January, Supreme Court established, constituted. Then now duty comes to the Supreme Court and the High Courts. How you can then maintain, how you can maintain it? I remember Martin Luther King says, justice, if anywhere, is a threat of justice everywhere. So now when Constitution come, Supreme Court come in, threat come in. When this come in, then what happened? It conceived as ultimate guardian of fundamental rights, sentinel on the Q-vive. It ensures that promise of justice is not abstract of ideal, but a lived reality of every citizen. Since its inception, the court has consistently upheld the core constitutional values enshrined in the preamble beyond thoughts by way of landmark judgments. I can tell you at this point, you know about Indian justice delivery system. Indian justice delivery system is being recognized as one of the most impartial functionaries in the world. Tomar Saab is sitting here. I am telling you, when I visited Brazil for one conference, in that conference, I was nowhere on the panel, on the dais. When the Chief Justice found that the judge of Supreme Court of India has come, you know what he said? Sir, we know the Indian judiciary is on the high pedestal. We want your views and we want to include you in a panel. I said, okay, I will be a part of this panel, but I will go by my own independent thoughts without having any notes, and just like I have come before students. You know why I have come before students all this? You know, I have a fear with the students because students reads more than me. So I have a fear. So I come. I should not say even a single word which is contrary to something not written. So I come with this. Otherwise, I have my own thoughts. So this is I am conveying what is the value of our Indian judicial system. Now I discuss about so many things. I will close because my time is 12:30 and I am coming nearer to that 32 over. I will point out and your students and everyone may go and read. I have said preamble, what is there? Sovereignty. When you go for a sovereignty, paramount judgment, Keshwananda Bharati, 1973 for SCC 225. When 24, 25 and 29th amendments were under challenge, the question arose whether these amendments are inherent to the spirit or otherwise is changing the basic structure of the constitution. Then this basic structure theory has been adopted. This came. When I say socialist, for socialist, Minerva Mill, Union of India, you remember all this, 1980 Supreme Court. What was there in Minerva Mill? Certain laws were framed which infringe the fundamental rights of the citizens, affecting the social aspect. Supreme Court says, no, court emphasizes balance of constitutional social welfare goals and directive principles because it leads to change in the directive principles and how far it can be. Then on the same aspect, recent judgment of Janhit Abhiyan versus Union of India, this was of 10% quota of economical weaker section society. When we go on secularism, SR Bombay is the answer. And thereafter,
you will find the democracy, how it is free and fair. I got it. Dealing with the elections of the Indira Gandhi, this came Indira Nehru versus Nagara Raj Narayan, then application for democratic reforms, ADR, Union of India, electoral bonds case, you can understand. Then how this justice must be social, economic and political. Some judgments, Hoshiara Khatun, Swapnil Tripathi, and these are certain judgments. And during pandemic, the distribution of the essential supplies reference and everything was developed. Now I am coming the liberty and life. Why I am emphasizing this? You people would remember 1975, there was an emergency. The issue arose from Madhya Pradesh itself, and ADM Jabalpur's case was dealt with. I remember when I read that paragraph, so nicely written by a judge of Madhya Pradesh High Court. In one paragraph they say, even in emergency, the fundamental right cannot be infringed. More so, the emergency cannot affect the liberty of a citizen. When it came to Supreme Court, at the 11th point of time, it was set aside by 4:1. I read the viewpoint of the H.R. Khanna, who was the then judge. 4:1 judgment was there, and it is having a story which he written in his autobiography, Neither Roses Nor Thorns. He written it 2 days prior to delivery of this judgment. He was apprehending of the thing, and he was discussing with his sister at Haridwar that I am going to do something which may create a turbulence. This he has written in his book. But it is not an issue. He opined, and what he said, that is relevant. Even in the absence of Article 21, the state has no power to deprive a person of his life or liberty without the authority of law. Now this judgment has been made it, this view has been now confirmed after more than years, 2 decades, and that is in Puttaswamy versus Union of India. And the view taken by the H.R. Khanna was affirmed. Why it is? It is a protection of life and liberty of a citizen, and it is a embodiment of the Article 20 as specified in the Constitution of India. Now friends, I have so many things on equality. I have already said. We'll discuss some other time if time permits. Now what we have to do for this, I will tell you. My only urge is, dear students present here, whether you are studying law, science, literature or art or any subject, but the Constitution belongs to you, it is of yours. Do not treat it as a textbook of relic. It is your everyday companion. I can tell you, you will find the answer of everything. Then as I bring this dialogue to a close, let me leave you not with answers, but with questions. Because the Constitution lies not in textbook or judgments alone, but in the questions we ask ourselves. Therefore, I was saying, so please, it is my urge, the Constitution is an ongoing revolution that depends perpetual motion from its citizens, that includes everyone, even myself. Thank you very much for calling me and sharing my views on this occasion with everyone. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय न्यायाधिपति जी। जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि जी के लिए। और वो विशेष क्षण जिसका सभी छात्र विशेष रूप से इंतज़ार कर रहे हैं, संवाद। आज विश्वविद्यालय के विधि संकाय, वाणिज्य संकाय, इंजीनियरिंग संकाय, लगभग सभी संकायों के छात्र यहाँ उपस्थित हैं और ये वो ऐतिहासिक संवाद होगा जहां आप सभी की विधि एवं विधायी संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान होगा। मैं माननीय मंच की अनुमति से आग्रह करूंगा आगे का जो संवाद कार्यक्रम है मॉडरेटर से कि कृपया कार्रवाई प्रारंभ करें। जी सर, प्लीज सर। कुछ ही प्रश्नों के साथ हम ये संवाद करेंगे। माइक प्लीज। I would request moderators to please start the Vidhi Samvad Karikram. Thank you, sir, for this beautiful and comprehensive session which you have given. You have so articulately put together your thoughts. Sir, your understanding and passion towards your trade fills me with pride today. Listening to you and understanding our constitution and our home of justice, the Supreme Court. If it is guarded by people like you, I feel definitely safer today. Thank you so much, sir. But as is the task of a moderator, let me ask some questions from the students over here. Let us just check up. Anybody has any questions? You can raise your hands. Where? Okay. Okay. So there's a lot of justice there. Thank you so much, ma'am. Well, good afternoon, everyone. I am Mehak Sharma, student of law at Vikrant University. Your Excellency, my question is, how does the Honorable Supreme Court balance between the judicial activist and the judicial resting? First of all, we have to understand the distinction between judicial activism and judicial restraint. Every institution has its own limitations. Now, the courts will interfere only when we realize that one institution has either traveled beyond its jurisdiction or has not performed as per the expectation of the law. Now that can be corrected. As you must have heard the writ of certiorari, writ of mandamus, even writ of habeas corpus, because habeas corpus is the only writ which is maintainable against an individual private person. As I said, every institution has its own limitations. That doesn't mean that we are excluding ourselves. When we cross our limitations, it may take the shape of judicial activism. Now, if, first of all, sir, it is a very vast question requiring a very detailed answer. Yes, sir. It may not be possible for us to cover up each and everything, but let me summarize the things. Like framing of law, that is the function of the legislature. And you must have heard that on various occasions, we have said that it is a policy matter or it is a law-related matter. We can hold any law as an ultra-virus or intra-virus, but we should not try to formulate a law. This is our limitation. So whenever there is some encroachment on the jurisdiction of some other institution, then somebody may say it is a judicial activism, somebody may say it is for the benefit of the country, but if we cross our limitations, it may take the shape of judicial activism. Now, there is another aspect. Everybody may not be having that much of finances or knowledge where he can approach the courts for protection of his rights. That's why
a public interest litigation aspect has developed. And anybody, a public spirited person, first requirement is that he should not have any personal interest in approaching the court. It should be a public spirited person for the benefit of the others. So, constitutional morality, you must have heard basic structure that anything can be done, but it cannot disturb the basic structure of the constitution. So these are the certain limitations which we have imposed on ourselves, and when we cross that as per the assessment of others, we never do it deliberately. Once there is a failure, then yes, sometimes, but we have to keep ourselves under checks and balances. Only thereafter we can raise a finger towards anybody else. Sometimes the precedents also help us to remind us about our limitations. So what I personally feel is that judicial activism has a positive sense also when we come forward for the protection of the rights of the general public. And when we talk about the restraints, then it reminds us about our own limitations. So it is a check and balance for the judiciary, that while putting a check or balance with regard to the other institutions, we should not exceed our jurisdiction also. Now there are several judgments also I would like to tell you. So, नहीं है, जैसे Justice K.S. Puttaswamy है. I will let you know one thing. There are two things. One is supplant and one is supplement. Supplant is where we want to put something inside which is not a legislation, and supplement is which is not specified, then not having field over, not occupying the field, and something is said, supplement. Now we go to a judgment of Visakha. What was the situation at the relevant point of time at workplace to the woman? There was no law prevalent at the relevant point of time. Apply. So at that time, this judgment was brought. It came to supplant something, and legislation came on that issue after 15 years. So this is judicial activism. When we go to other things, like we go to the issue of how supplement the things, then on that case, there is a issue. Then you want to give something, and here it's a question of criticism, unlike overreaching the power of the court. But even when you circumscribe yourself by a judgment to supplement something which is not a part of the statute, it will be out of it. And here the answer lies of that. That was a profound thought process, sir. Now, can we have the next question here? I think we'll go to this side. Yes. नमस्कार महोदय, मेरा नाम शैलेंद्र है। मैं विक्रांत विश्वविद्यालय से विधि का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न माननीय श्री विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी से है कि विधानसभा की कार्यवाहियों में नैतिकता और पारदर्शिता जैसे संवैधानिक मूल्यों को लागू करने हेतु कौन कौन से उपाय अपनाए जाते हैं? विधानसभा लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सदन है। उसमें हमेशा ये प्रयत्न रहता है कि विषय में नैतिकता भी रहे और पारदर्शिता भी रहे। विधानसभा संचालन के लिए नियम और प्रक्रिया निश्चित है। सभी सदस्यों को, मंत्रियों को, अध्यक्षों को भी उसका निश्चित रूप से पालन करना ही होता है। जब कभी ऐसा विषय आता है कि कहीं नैतिकता का उल्लंघन हो, तो उसको रोकने का प्रयत्न, समझाने का प्रयत्न
और वह प्रश्न नैतिक हो, इस बात की भरपूर कोशिश की जाती है। पारदर्शिता की दृष्टि से विधानसभा में कोई भी विषय विधानसभा में प्रस्तुत होने के बाद वह सामान्यतः गोपनीय नहीं होता। जब तक विषय सदस्य के पास है उसकी अपनी गोपनीयता हो सकती है, सरकार के पास है उसकी अपनी गोपनीयता हो सकती है, विधानसभा की किसी समिति के पास है तो उसकी अपनी एक मर्यादा हो सकती है। लेकिन जब हाउस में वो प्रस्तुत हो जाए तो निश्चित रूप से वो सार्वजनिक अपने आप ही हो जाता है। और लगातार इस बात के प्रयत्न होते रहते हैं कि विधानसभा में पारदर्शिता कैसे बढ़ाई जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा के प्रति विश्वसनीयता ग्रहण कर सकें। इसके लिए अभी विधानसभा में हम लोग ये विधान भी लागू करने वाले हैं और जैसे प्रश्न जमा होते हैं, ध्यानाकर्षण जमा होते हैं, तो पहले व्यक्ति को आकर ही जमा करना पड़ता था। तो एक सत्र में 500-700 प्रश्न आते थे। लेकिन जब से ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से प्रयत्न प्रारंभ हुए हैं तो प्रश्न ऑनलाइन जमा होते हैं। निर्धारित तिथि होती है और उस तिथि तक वो अपना उस विषय का प्रश्न दे सकते हैं और कहीं से भी वो जमा कर सकते हैं। तो आज अच्छा यह है कि जहाँ 600-700 प्रश्न आते थे उसकी जगह विधानसभा में एक सत्र में 3000-4000 प्रश्न भी आते हैं और उसकी भी अपनी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अनुसार उसका जवाब दिया जाता है। प्रतिदिन जब हाउस चलता है उस समय 25 प्रश्न चर्चा के लिए लिए जाते हैं। वो चर्चा के लिए जो प्रश्नों को निश्चित करना है उसके लिए हर दिन की घोषित रूप से लॉटरी की जाती है। उसमें विधायक भी उपस्थित रहते हैं, सचिवालय के अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं और सभी प्रश्नों में से जो 25 प्रश्न की लॉटरी निकलती है वो 1-2 दिन 3 के क्रम में विधानसभा में चर्चा के लिए लगाए जाते हैं। हम लोग कोशिश ये भी करते हैं कि जो प्रमुख विषय अगर विधानसभा में है तो उसको लाइव कराना है तो दूरदर्शन से बातचीत करके उसको लाइव भी कराया जाता है और बाकी प्रेस गैलरी भी रहती है और इसलिए कोई भी चीज़ छिपी नहीं है। प्रश्न है वो भी सबके सामने है, सरकार का जवाब है वो भी सबके सामने है और कोशिश की जाती है कि नियम प्रक्रियाओं का उपयोग जनता के हित में प्रदेश के विकास के लिए अधिकाधिक किया जाए और जो प्रश्न और ध्यानाकर्षण या अन्य चर्चाएं होती हैं वो चर्चा सरकार के लिए भी मार्गदर्शक हों और सरकार उसमें से रास्ता निकालकर आगे बढ़े। इस दृष्टि से विधानसभा में नैतिकता की दृष्टि से भी पूरा ख्याल रखने की कोशिश की जाती है और पारदर्शिता बढ़े इसके लिए निरंतर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारी लाइब्रेरी को डिजिटल करने का काम हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है और कुछ ही दिन में लाइब्रेरी मध्य प्रदेश की बहुत ही समृद्ध लाइब्रेरी है और वो डिजिटाइज हो जाएगी तो वो आम लोगों के लिए भी बड़ी उपयोगी होगी। और उसमें प्रारंभ से लेके 1956 में मध्य प्रदेश बना तब से लेके आज तक सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे अखबार हैं, बाकी बड़े बड़े विधिवेत्ताओं की लिखी हुई पुस्तकें हैं। बड़ा समृद्ध भंडार है, यह भी आम लोगों के लिए हो और इसमें पारदर्शिता आए, ये भी हमारी कोशिश है। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you for the explanation. Thank you, Shailendra. All right, we'll be asking more questions from the same row. More hands. All right, we'll be moving to. Yes, please. Good afternoon, everyone. My name is Bhumi Bes and I'm a student of BLE from Vikrant University. My question is to Honorable Justice J.K. Maheshwari, sir.
Sir, how has the Honorable Supreme Court's interpretation of Article 21 evolved over years, particularly in balancing individual rights with state interest in cases such as privacy and euthanasia? First, my brother will give, I will supplement it. Actually, I was not expecting that mic is with me, but ultimately the subject of today's is what are the constitutional values. So I think being human being, we should think about others. If we are able to think about others, I think in my opinion, the entire constitution, I think it is within this sentence. If we start thinking about others, meaning thereby there will be civilization. If there is civilization, I think, and there will be no encroachment on rights of others. If we are not encroaching anything of others, I think there will be minimum of the litigation. So although question is totally different and answer is totally different, but I wanted to say something about this in the presence of this audience. So this is my short answer, and now I am giving the mic to Honorable Sri Maheshwari sir. Can I ask a question again? Yes, sir. My question was, how has the Honorable Supreme Court's interpretation of Article 21 evolved over years, particularly in balancing individual rights with state interest in cases such as privacy and euthanasia? The answer is very simple. There is a procedure prescribed for everything. When a bench presided over, it's not a meaning of Article 21. No one shall be deprived by his personal liberty except according to the procedure established by law. It was an answer that Article 21, how it is to be interpreted. Interpretation got done by a bench of constitution bench consists of 5 judges. 4 was of the opinion of the particular point. No, this can be done in this way. But at the same time, the importance must be given to the issue that a difference of opinion has been prevailed over after so many years. When a constitution came and revolution came in thinking of the persons, and when again this issue came for consideration, it was not referred to the larger bench, it came for consideration in some other context with the right of privacy. So when this came, then it was considered what would be the impact of Article 21, and therefore some time is taken. We have to say the law has been interpreted, may belatedly, but in a right perspective by the bench interpreting the same. Thank you so much, sir. Thank you for the details. Sir, I would just request, I would ask the dais, honorable dais, should we continue because the weather is giving us a little tension here. So finish it. Finish, madam, finish. We have to think of nature. We cannot think of ourselves. Yes. Nature has given us so much time that we could hear you, sir. I think that is a blessing for us. So I think we'll call it off, dear students. I know you have a lot of questions, but we would like to call it off looking at the condition of the weather. Thank you so much. I hand it over to KD. हेलो, यस, थैंक यू सो मच मैडम। और कार्यक्रम के अंत में मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिविशिष्ट अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए ये कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय आपके प्रति आजीवन कृतज्ञ रहेगा, और विधि संकाय के मुखिया मैं डॉक्टर वी नारायण साहब से आग्रह करूँगा, कृपया मंच पर आकर आज इस संवाद से हमने क्या पाया, क्या ज्ञानार्जन किया के बारे में प्रकाश डालें। डॉक्टर वी नारायण। थैंक यू सर।
मान्य मंच, आज जहां पूरा भारतवर्ष अन्याय पर न्याय की जीत का पर्व मना रहा है, वहीं विक्रांत विश्वविद्यालय अज्ञान पर ज्ञान की जीत का पर्व मना रहा है, जिसके रूप में बच्चों के बहुत ही प्रश्न हैं और होंगे, लेकिन माननीय न्यायाधिपति श्री जितेंद्र महेश्वरी जी ने, माननीय सभाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पहले जो अपना वक्तव्य दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि 80% जो हमारे बच्चे थे उनके जवाब उनको उसी में मिल गए। माननीय न्यायाधिपति श्री जितेंद्र महेश्वरी जी ने जो अपना पूरा वक्तव्य दिया है उसमें बहुत प्रश्नों के जवाब बहुत बड़ी ही गहनता के साथ दिए गए, और आज ये ज्ञान रूपी चर्चा विक्रांत विश्वविद्यालय में जो वर्षा के रूप में हुई है, मुझे ऐसा मानना है जितने भी यहाँ पर विधि के छात्र छात्राएं हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, जजेज हैं, उनका जरूर ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और ऐसे आने वाले समय में ये जो बच्चे सोचते थे, जो एक टेरर समझ रहे थे कि कैसे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेज, कैसे होते हैं हाई कोर्ट के जजेज, आज उनको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि आप और हमारे जैसे ही व्यक्ति मेहनत कर कर किसी भी पद पर जा सकते हैं, और वो आज देखकर जरूर उत्साहित हो रहे होंगे, और इस उत्साह में जरूर अपने आप को आत्मसात किया होगा कि आने वाले समय में वे भी मेहनत कर कर भारत के उच्च पद पर पहुंचेंगे। और जो वो जिज्ञासा लेकर आए थे, बहुत विश्वविद्यालय के बच्चे बाहर से आए हुए हैं, जो जिज्ञासा लेकर आए थे, मेरा ऐसा मानना है कि दोनों, जो अहलुवालिया जी ने बहुत प्यारा समझाया आप सभी को कि जो भी आपकी जिज्ञासा थी वो जरूर शांत हुई होगी, और जो क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है, आने वाले समय में भविष्य में ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। मैं आग्रह करूंगा विक्रांत विश्वविद्यालय के माननीय सम कुलाधिपति जी श्री विक्रांत सिंह राठौर साहब से कृपया मंच का आभार प्रदर्शन करें। जोरदार तालियां माननीय सम कुलाधिपति जी। Respected Honorable Justice Shri Jitendra Kumar Maheshwari ji, Judge Supreme Court of India, Honorable Shri Narendra Singh Tomar ji, Speaker Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Honorable Justice Shri G.S. Ahluwalia ji, Judge High Court of Madhya Pradesh, Honorable Justice Shri D.D. Bansal ji, Honorable Justice Shri Vivek Jain ji, Honorable Justice Shri Hriday Srivastav ji, Honorable Justice Shri Anil Verma ji, Honorable Judges, distinguished guests, esteemed legal professionals, members of the organizing committee, faculty, staff, and dear students. It is indeed a privilege and a moment of great pride for me to deliver the vote of thanks on this historic occasion of Vidhi Samvad and also the inauguration of a pharmacy block, Charak. On behalf of VU, I extend my heartfelt gratitude to Honorable Shri Jitendra Kumar Maheshwari ji for gracing us with his esteemed presence and sharing with our students the words of wisdom that will remain with them for years to come. Your guidance today will surely inspire the future generation of students to pursue the knowledge with dedication and integrity. I also express my deepest gratitude to Honorable Shri Narendra Singh Tomar ji for kindly chairing today's session and also for his continuous encouragement and support to the cause of education. Your presence has added immense value to this event and also to the journey of our university. This day is truly a milestone in the history of Vikrant University, as rare are the moments when such distinguished dignitaries come together to inspire young minds, and this event shall be remembered and cherished for the years to come. I would also like to place on record our gratitude to all the respected guests, academicians, and well-wishers who joined us today and made this occasion even more meaningful. A very special thanks goes to the organizing committee, faculty members, staff, and enthusiastic students whose tireless efforts and participation has made this event a grand success. Lastly, I thank each and every one of you in the audience for being part of this historic event. Your presence and your support strengthens our resolve to continue our mission of academic excellence and societal contribution. With this, we bring today's program to a close. May the inspiration we have drawn today
guide us as we move ahead in our contribution in building the great future of this country. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय समकुलाधिपति जी। मैं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगणों से और उपस्थित सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा, कार्यक्रम की समाप्ति राष्ट्रगान के साथ होगी। कृपया अपने अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइए। राष्ट्रगान प्रारंभ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंच से आग्रह करूंगा, इस लम्हे को इन और यादगार बनाने के लिए एक समूह छायांकन, एक ग्रुप फोटो माननीय बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्यों के साथ करना चाहते हैं। एक छोटा सा ग्रुप फोटो सर, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वी कैन टेक इट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बोर्ड मेंबर से प्लीज जल्दी से ग्रुप फोटो के लिए आ जाइए। एक ग्रुप फोटो के लिए बोर्ड ऑफ मेंबर से आकर कृपया जल्दी से मंच पर आ जाइए ग्रुप फोटो के लिए। हर मुश्किल से टकराएंगे, आंधी हो या हो बिजलियां हर चुनौती से भिड़ जाएंगे। साथ ही स्टाफ के जितने भी सदस्य हैं वो जल्दी से मंच के ऊपर माननीय अतिथिगणों के पीछे आ जाइए, जल्दी से मंच पर आ जाइए। सामूहिक छायांकन अरुण चौहान से आग्रह करके मंच पर आ जाइए बोर्ड मेंबर। लम्हों को स्टाफ पीछे आ जाइए जल्दी से। हर चुनौती से सीखा हमने, हर दुश्मन को हराया, हार के आगे जीत का जज्बा हमने है पाया, हमने है पाया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय न्यायाधिपति जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय न्यायमूर्ति जी और उपस्थित सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अतिथिगणों के मंच छोड़ने के बाद ही आप सभी